बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। एक तौहीन अदालत पाकिस्तान में हुई और एक वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ा। दूसरी तौहीन अदालत हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ भी हो चुकी है। कोलकाता की जो कोर्ट है उसने हुक्म दिया है कि मनमोहन सिंह पेश हों कोर्ट के सामने। नोटिस जारी हो चुके हैं, लेकिन ये मामला कुछ दूसरा है। ये मामला एक क्लास 5 के स्टूडेंट का है जो कि उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहां पे उसकी वार्डन ने उसको यूरिन पीने के ऊपर मजबूर किया और सज़ा ये थी कि उसने अपने बेड पे यूरिन कर दिया था। इस मामले को इंसानी हुकूक का मामला बनाया गया। बच्चे के वालिदैन और उसके रिश्तेदार कोर्ट में गए और चूंकि उस यूनिवर्सिटी के चांसलर जनाब मनमोहन सिंह है, लिहाजा फौरी तौर पर कोर्ट ने उनको तलब किया और कहा कि 2004 में ये इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं कि तालिब इल्मों के ऊपर कोई जुल्म, ज्यादती या तशद्दुद नहीं किया जाएगा। फिर इस तरह के वाक़यात क्यों हुए? लिहाजा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान खुद पेश होकर इस मामले के हवाले से बात बताएं। ये तौहीन अदालत कुछ और थी जो कि मनमोहन सिंह के खिलाफ हुई। दूसरी तरफ तौहीन अदालत पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ, जिसमें कि एक वज़ीर आज़म रुखसत हो चुके, दूसरे के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि 248 जो कि आर्टिकल है आइन का, उसके तहत इस्तिस्ना है सदर पाकिस्तान को, लिहाजा आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की जा सकती और वज़ीर आज़म सदर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस के लिए स्विस हुकूमत को ख़त नहीं लिख सकते। अब दूसरी तारीख भी आ गई, खुद ये तौहीन अदालत का कानून जिसमें हुकूमत ने कुछ तब्दीलियां भी कर रखी हैं। 23 जुलाई को इसके हवाले से भी नोटिस जारी किए गए हैं और 25 जुलाई को वज़ीर आज़म से हतमी जवाब भी मांगा जाएगा कि आया वो अमल दरामद NRO के हवाले से जो कोर्ट के अहकामात हैं उस पर करते हैं या नहीं करते हैं। 23 और 25 की तारीखें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखना यह भी है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो कि इस वक्त हचकोले खा रहा है उसके साथ क्या होने जा रहा है। इससे ज़्यादा एक अहम पेशरफ्त और हो चुकी है। सिर्फ 2 रोज़ कबल जनाब चीफ पाकिस्तान ने कोयटा में बार एसोसिएशन से खिताब के दौरान एक इंतहाई अहम बात कही और उनका कहना यह था कि अगर कोई भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के हवाले से कोई बात करेगा या कोई और एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी, जिस तरह के 3 नवंबर को खड़ी हुई थी। इस पर भी हम बात करेंगे। ये महाजराई कहाँ तक लेके जाएगी? क्या हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाजराई से तीसरी कुव्वत कोई फ़ायदा उठाएगी? क्या निज़ाम एट स्टेक है? जमहूरियत को ख़तरा है तो किससे है? इंतखाबात हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? निगरान सेटअप कौन लेके आएगा? किसी और से नहीं हम बात करेंगे बल्कि पाकिस्तान के सियासी ज्योतिषी जनाब शेख रशीद अहमद साहब से इस बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। शेख साहब, मैं प्रोग्राम में जैसे मैंने अभी बताया कि चीफ जस्टिस ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मैं चाहूंगी कि पहले सुन भी लेते हैं कि चीफ जस्टिस ने क्या कहा और फिर आपके कमेंट्स चाहेंगे। चलाइए जरा बाइट। अगर कोई इस किस्म का इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की अदलिया के साथ, इस मुल्क की अवाम के साथ, इस मुल्क की पार्लियामेंट के साथ कोई किसी किस्म की ज्यादती हुई तो मैं ये समझता हूं तो सबसे पहले जो उसकी मुखालफत होगी इसी तरीके से जैसे 3 नवंबर 2007 को हुई थी वो अदलिया की तरफ से होगी। शेख साहब, चीफ जस्टिस को ये क्यों कहना पड़ा कि अगर कोई इस तरह की कोशिश हुई जो 3 नवंबर को हुई थी तो पार्लियामेंट के साथ अदलिया खड़ी होगी? देखें, चीफ जस्टिस साहब जहां आज बैठे हुए उनके पास ही सिटिंग ऑन हाइट, ही सिटिंग ऑन चर्चिल पोस्ट। चर्चिल पोस्ट से उसको पता है कि नीचे फ्रस्ट्रेशन कितनी है और फ्रस्ट्रेशन का आलम मेन जो रीज़न था कि ये क्या ख़त लिखना है। ये कोई चिट्ठी सजनों के नाम नहीं, $60 करोड़ हैं भाई। अगर तो लड़ाई की वजह को बच्चों वाला होता जो आपने कहा कि भी बच्चों के साथ ज्यादती होगी तो चलो कोई और बात है। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ ए वेरी सीरियस एलिगेशन कि एक आदमी के 60 वहां 1 रुपया भी नहीं है, अब 60 पैनी भी नहीं है। मेरे पास वो दोनों पार्टियों के नाम थे, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, गलत ना निकलने, कि जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी हमारे दौर में, लेकिन मैं नेक्स्ट कभी दे आऊंगा वो 2 नाम। इनके कागज तो ये सारे ले गए हैं ब्रिटिश एम्बेसी, ब्रिटिश एम्बेसडर जितने हैं, बाकी लोगों के अभी मौजूद है। जो वाजिद साहब की फुटेज थी दिखाई गई थी जी। राइट। इस मुल्क में जो हालात जा रहे हैं, जो इंटरनेशनल प्रेशर है, जो इकोनॉमी की कंडीशन है,
देखें, ये सब कुछ जानबूझकर सोचे समझे प्लान के तहत अमेरिकन प्रेशर को पाकिस्तान में बिल्डअप करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिकन की बात मानने के लिए 5 वजीर खजाना 4 बदले हैं, 5 गवर्नर बदले हैं, 6 चेयरमैन CBR, सबको पता है चेयरमैन किसका लगा है और कैसे लगा है, सेक्रेटरी फिनांस बदले हैं। मसला है फिनांस का, और फिनांस में 4 सालों के अंदर 6 आदमी बदलना, ये इस बात की गमाजी करता है कि इनको इस मसले में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब ये कहना कि देखें, फौज ने अपने मामलात को देखना है। फौज ने अगर 10 घंटे मीटिंग की है तो ये सोच समझ के की है कि उनका एक ही एजेंडा है कि मुल्क महफूज रहना चाहिए। फौज में करप्शन को वो सानवी हैसियत देते हैं। भले वो सियासी खतरा हो, ये जो हालिया 10 घंटे की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, देखें, अगर सियासी खतरा होता तो पहले दिन से ही ये लोग सवा नेज़े पे चल रहे हैं। देखें, अभी तो मैं आज आपके प्रोग्राम, आपने मुझे संजीदा कर दिया। मैं तो ये आपके प्रोग्राम में पैगाम देने आया था, इस्लामाबाद के ख्वातीन के नाम से जो प्लाट गिलानी साहब के बाद बिकने के बाद मंडी में आए हैं, लोग वो ना खरीदें। यानी ये कोई मुल्क है कि जहाँ 55 कनाल एक औरत को दे दिया प्लाट, 18 कनाल का एक औरत को प्लाट दे दिया। साबिक वजीर आजम के हवाले से बात ऑफकोर्स, गिलानी साहब के हवाले से। मैं कोई एफिड्रीन का या हज का या वो जिक्र नहीं कर रहा, मैं वो जिक्र कर रहा हूं जो फौरी तौर पर मंडी में फॉर सेल आ गए हैं, क्योंकि उनको पता है कि हालात खराब हो रहे हैं। जब जहाज डूबने लगता है तो चूहे छलांगे मारते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज के नाम पे ज़ायरा को बनाते हैं, जो रिपोर्टें वो लिए। ठीक, अब मसला ये है जी कि कौम ये चाहती है कि भाई आज राजा परवेज अशरफ साहब आए, 23 की 26 हो जाए। मुल्क 4 दिनों महीनों के लिए तो नहीं होता ना जी, मुल्क तो हमेशा जीने के लिए होता है। इनके पास एक आसान तरीन हल था और है कि ये असेंबली डिसॉल्व करें, जो कि ईद के बाद ये सोच रहे हैं। ये खबर है जो आप दे रहे हैं सर? बिल्कुल, मैं इसलिए भी दे रहा हूं कि सदर साहब सदर हाउस में बैठ के अब कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है, पहले इन्होंने कोशिश की कि इन पार्टियों से इंतखाबी इत्तेहाद किया जाए। मुझे यकीन है MQM तो नहीं करेगी, आगे पता कोई नहीं। बाकी जो पार्टियां इनके साथ हैं, फजलुर रहमान साहब नहीं करेंगे, काफ लीग करेगी, ANP शायद करे। सो काफ लीग और ANP और कौन है मुझे उसका तो ज्यादा पता नहीं है, और कौन सी पार्टी बड़ी इनके साथ है। लेकिन जो भी इनके साथ इत्तेहाद करेगा, ये इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन का फेयर होना मुल्क की जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन शेख साहब, आप ये कह रहे हैं कि ईद के बाद ये इंतखाबात हल ये है इनके पास, इस पे ये सोच रहे हैं। और अखबारों ने आज लिखा है कि ये नवाज शरीफ साहब से राब्ते में हैं। मैंने अखबार आज देखे हैं, अखबारों की मेन और सारे बिटवीन दी लाइन जो लिखने वाले हैं वो सारे लोग वो है। हालांकि कुछ कॉलम नवीस तो ये कह रहे हैं कि शायद इस तरह के कोई राब्ते नहीं है, और वो हर्जा सराई भी इस हवाले से कर रहे हैं। चले, मैं वो बात दे रहा हूँ जो कि मीडिया में आज मैंने खुद पढ़ी है। जी, ये बिल्कुल, ये तो पब्लिक हो चुकी है। बहुत सारे लोग, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी के हवाले से ना सिर्फ उनसे बल्कि PTI से भी सुना है कि बातचीत हुई है, जो खबर है। तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ऑन बोर्ड है। देखें, इस सारे हालात में क्या हल है? पहले तो एक अच्छी बात हुई गो कि वो बुजुर्ग आदमी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है 86, 87, 85 एज में, इन लोगों के साथ हैंडल करना, जहां के आपको पता है कि बड़े खौफनाक मराइल आते हैं इलेक्शन में। उनके खिलाफ भी पिटीशन आ गई है, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब के खिलाफ। मुझे पता नहीं किस ग्राउंड पे आई है, आई जरूर है, ये भी मैंने पढ़ा है। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी की जरूरत है। इस मुल्क में फेयर इलेक्शन होना मुल्क की जमहूरियत, जिंदगी, सियासत का एक अहम तरीन हिस्सा है। अगर ये नहीं हुए, अगर इन्होंने धांधली की जगह कोई धांधला किया, अगर इन्होंने अपना मास्टर प्लान निकाल के पैसे खर्च करके जो इनके पास हराम की कमाई है, अगर वो स्पेंड करके किसी जगह इन्होंने लोगों की ख्वाहिश के बरक्स नताइज लाने की कोशिश की, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा, आपको लगता है कोई ट्रैफिक लाइट किसी को नहीं रोक सकती। शेख साहब, इलेक्शन हो जाएंगे आपको? ये अब 15-20 दिन से देखें, 6-7 साल से मैंने झूठ नहीं बोला, अब मैं 15 दिन से कह रहा हूँ, पूरा सच भी नहीं मैं बोल रहा, पूरा सच। देखें ना, अगर इलेक्शन कल हो जाते हैं तो लोग कहेंगे कि जी मैंने तो कहा था इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन डाउटफुल इसलिए होते जा रहे हैं कि लोगों को अपनी जात पे एतमाद नहीं है। और फौज को जो सबसे बड़ी परेशानी है कि अभी तक देखें, इस कंटेनर केस का कोई MOU साइन नहीं हुआ। हिना रबानी खर साहबा ने फोन किया फॉरेन मिनिस्टर अमेरिकन को, हेलरी को,
3 तारीख की रात को, वहां 4 हो गई थी, आजादी का, यौम आजादी के अमेरिका का तोहफा देने के लिए उसने कहा जनाब हमने ये खोल दिए। इस पे कोई दस्तावेजात, कोई मसला, कोई सिग्नेचर, कोई मामलात की तय वो हो नहीं पाई। लेकिन शेख साहब ये तो होना ही था, ये तो मेरा ख्याल है कि ये जो सिग्निफिकेंट, उसकी ऐसी सिग्निफिकेंस तो नहीं है कि 4 जुलाई थी ये थी, मगर ये क्या फैसला दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। शेख साहब क्या पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था? अगर नहीं किया, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अलावा कुछ और लोगों ने भी इसमें ऑन बोर्ड है, उनको वाजे अपने ख्यालात का इजहार करना होगा। अब ये मीडिया वो कोई मीडिया नहीं है 1947 वाला या 1960 वाला या 1965 वाला। सो ये मीडिया की आंख सारी कौम, रात लोगों को काम ही कोई नहीं। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, रिपीट नहीं करना चाहता। पहले पिंडी में मोबाइल फोन बिकते थे, पुराने लोग जिधर उधर से ला के मंडी, अब रिमोट्स की भी मंडी लगती है कि रिमोट भी बिकते हैं मोबाइल, यानी घर में 2-2 3-3 रिमोट हैं कि एक आदमी कहता है मैंने ये नहीं देखना, मैंने वो देखना है। सो द थिंग्स आर वर्स्ट, बैड, और इसके नतीजे में मैं समझता हूं आसान तरीन हल गवर्नमेंट के लिए यही है कि वो इलेक्शन करा दे। अच्छा, कुछ लोग बहुत बड़े अगर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इफ्स एंड बट्स का इस्तेमाल हो रहा है कि ये अगर इतने टाइम मिल गया तो इलेक्शन हो जाएंगे, निज़ाम या कोई नए सेटअप को लाने की बातें भी हो रही है। किस किस्म के निज़ाम को लाया जा सकता है और कौन सा सेटअप है जिसको रिप्लेस किया जाए? देखें, अगर आप तीसरा प्राइम मिनिस्टर लाएंगे ना तो इस मुल्क की सारी दुनिया में स्याही फैल जाएगी। ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये बनाना स्टेट नहीं है कि यहाँ देखें एक प्राइम मिनिस्टर आता, खुद जाके लोगों को मिल रहा है। लोग क्या कहेंगे कि किस बात पे ये प्राइम मिनिस्टर टक्कर ले रहे हैं? या तो चीफ जस्टिस ये कहे कि मेरी एक्सटेंशन करो भाई, तो फिर तो कहो जी हम नहीं कर रहे, ये बड़ा आइन के खिलाफ है। जजेस ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो दौलत लुटी है उनको चिट्ठी लिख दो। और ये बात नहायत जिम्मेदारी से देखें, जिस वक्त वो फुटेज बनी थी। अब एक और बात मैं कहना चाहता हूं मेरे, देखें ये सारे केसेस इस तरह सजाए जा रहे हैं अलमारियों में। NICL का केस है, अलमारी में सजा है। मजहब, वजारत मजहबी उमूर का केस है, अलमारी में सजा हुआ है। स्टील मिल का केस है, अलमारी में सजा हुआ है। मेमू गेट है, बड़ी अलमारी में सजा हुआ है, राइट। फिर अल्लाह ताला एफिड्रीन का केस है, अलमारी में सजा हुआ है। ये 12-14 केसेस जो हैं इसको संदूक में बंद नहीं कर दिया गया, और ये खौफनाक केसेस हैं। केस आदमी का, जब तक आदमी के दम में दम है वो केस होता है। ये आसफ जरदारी से आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। आदमी को हथकड़ी लगी होती है बेड, डेथ बेड पे, लेकिन जब तक उसके सांस चल रहा है, अगर वो मुल्जम है तो वो मुल्जम है, ता वक्त है कि उसका फैसला ना हो जाए, या मुजरम है, जो भी सूरत है। तो आपका ख्याल है कि ये केसेस इस्तेमाल होंगे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? कौन इस्तेमाल करेगा, अदलिया या कोई और? देखिए, मैं तो हल्की फुल्की मौसीकी व कायल हूँ, ज्यादा मैं पक्के राग नहीं गाता। मैं मेरा शेख साहब आपसे ज्यादा कोई बाखबर है नहीं पिंडी में, ये बात दुरुस्त है। देखिए, मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, इनफ इज इनफ। देखें, जितनी सपोर्ट मौजूदा गवर्नमेंट को मिली है, मैंने अपनी सियासी जिंदगी में इतनी सपोर्ट कभी नहीं देखी कि इवन मुस्लिम लीग नून आज जो कि अपोजिशन का जैसा भी मसला कर रही है, वो भी कह रही थी कि हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे, हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं। इस मुल्क में एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी, और इस मुल्क में अगर हालात खराब हुए तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आसफ जरदारी साहब के साथ खड़ी है। देखिए शेख साहब, फौज का भी तो यही है, मतलब ये खबरें आती हैं कि वो उनके अंदर भी डिवाइड है इस मामले के ऊपर, लेकिन जनरल कियानी ने जमहूरियत को सपोर्ट किया है, ये एक फैक्ट है। फौज, और ये बहुत अच्छी बात है, ये गलत बात तो नहीं है। आज भी जमहूरियत के साथ खड़ी है, चीफ जस्टिस के साथ खड़ी, ठीक है। लेकिन मैं दूसरे एक आप देखें ना, आप आखिरी हिस्से से आप जरा बेताब हो गए। मैं ये कहता हूं कि फौज जो है आज भी जमहूरियत के साथ भी खड़ी है, और फौज जो है चीफ जस्टिस के पीछे भी खड़ी है, लेकिन सारी फौज यूनाइटेड है फॉर दिस कंट्री एंड नेशन। जमहूरियत जो है वो सेकंड पार्ट है इसका। और अगर उनको दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े सर, ऑफ कोर्स उसकी ट्रेनिंग में ये शामिल है कि मुल्क की सलामती जो है उस पर वो कभी किसी कीमत पर भी समझौता नहीं करेंगे। और आप देखें कुछ बयानात काफी दुनिया के अखबारों में, जो कि मैंने लोकल अखबारों में ही पढ़े हैं, वो काफी सवालिया किस्म के अखबारों में बयानात आ रहे हैं, काफी परेशानी है।